Hello students, class 11th chemistry. We are going to discuss about enthalpy of formation. एंथैल्पी के बारे में आप जानते हो पहले से ही. अब हम टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़ेंगे. जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ये आपको बार बार आती जाएंगी. हाँ, और भी एंथैल्पी की टाइप्स हैं लेकिन उनका कम आपको आएगा, इसमें पूछा जाएगा. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या करते हैं कि आपको एक मोल, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements under given set of conditions of temperature and pressure. बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से एंथैल्पी भी चेंज आता है, इसलिए इनको मेंशन करते हैं. अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो फिर आपको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड मेंशन करना होता है. लेकिन अगर कोई भी टेम्परेचर आपके पास है, कोई गिवन टेम्परेचर है, कोई प्रेशर है, तो उसके टाइम आपको क्या करना है, ये क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, कोई किसी फार्मूले से निकाल के नहीं निकालते हैं. इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड डिफरेंट रिएक्शंस हैं, डिफरेंट वैल्यूज़. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको एक मोल कंपाउंड बनाना होता है, उसके कांस्टेंट एलिमेंट्स से एक मोल बनना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है. आगे पहले से आपको लिख देना चाहिए कि आपके पास 1 मोल ही बनना चाहिए. 1 मोल बनेगा तभी इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसको डेल्टा H और F से डिनोट करते हैं. आपको मीथेन बनाना है तो मीथेन के लिए पहले से आप लिख दो CH4 हमें चाहिए होता है, फिर C+2H2. अब इसकी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आती है डेल्टा, इसकी वैल्यू डेल्टा H इज़ इक्वल टू 393.5 किलो जूल पर मोल. ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम पर मोल की बात करें तो आपका यूनिट भी वही होना चाहिए. सिर्फ किलो जो, कुछ लोग किलो जूल पे छोड़ देते हैं. किलो जूल कहाँ पे, पर मोल. और इसकी आती है कुछ 744 पॉइंट समथिंग किलो जूल. क्योंकि एक्सपेरिमेंट वैल्यू आप, ये टेबल ऑफ बुक में लिखा होता है, हर बुक में लिखा होता है, आपका वैल्यू डिफरेंट आएगी, आपको लिखनी है. अब दूसरी बात ये है कि ये क्यों ऐसी, ये क्या होता है कि ये वाली जो रिएक्शन, ये जो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, कुछ रिएक्शंस की पॉसिबल है ही नहीं निकालना, तो उनको हम इनडायरेक्टली निकालते हैं हेस लॉ से. तो हेस लॉ हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे. अब दूसरी वाली आपके पास आती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में आपको क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में आप एसिड और बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हो. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है कि व्हेन एन एसिड एंड बेस कंबाइन दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर एंड द सेम रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, वाटर और एक साल्ट बनता है. अब देखो यहाँ पर भी एंथैल्पी चेंज होता है. एंथैल्पी चेंज मतलब कि एनर्जी आपके पास रिलीज होती है. फॉर एग्जांपल, और इसका ये है कि आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसको लेना कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस, दोनों का ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वो आप पढ़ चुके हैं रिडक्स रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस, और इनका एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन. अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है 57. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस एंड रिएक्ट इट विद सल्फ्यूरिक एसिड,
एक्वस क्यों लिख रहा हूँ मैंने पहले डेफिनेशन में लिखा है कि आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये होना चाहिए और ये और इनका एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास सोडियम सल्फेट और वाटर, और यहाँ पर जो एंथैल्पी की वैल्यू आती है वो आती है हमेशा ही 57.1 किलोजूल पर मोल। तो ऐसा क्यों आता है ये ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ऑलवेज स्टेज द सेम। हाँ, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है तो फिर ये वैल्यू चेंज होती जाती है, लेकिन जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ऐसा क्यों होता है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल स्टडी हेस लॉ। थैंक यू।